नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्लास 12 ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स को डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचर एंड स्कोप। तो पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, बाकी चैप्टर्स के नोट्स एमसीक्यू सब आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप जाके देख सकते हैं। अगर आप स्कूल एग्जाम की, बोर्ड एग्जाम की या कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए ये पूरा चैप्टर और जो पूरी सीरीज है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो पहली चीज क्या दी गई है, ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडीज द रिलेशन बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड द अर्थ सरफेस। तो देखिए ह्यूमन बींग्स और अर्थ सरफेस के बीच में जो रिलेशनशिप है उसके बारे में हम लोग ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। इट एक्सप्लेन्स हाउ ह्यूमन इंटरेक्ट विद नेचर। तो किस तरीके से ह्यूमन जो है, ह्यूमन बींग्स नेचर के साथ इंटरेक्ट करते हैं, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। हाउ बोथ इन्फ्लुएंस ईच अदर, और किस तरीके से जो ह्यूमन है वो इन्वायरमेंट या नेचर को इन्फ्लुएंस करते हैं और नेचर किस तरीके से ह्यूमन बींग्स को इन्फ्लुएंस करता है, वो सारी बातें हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। मीनिंग ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी होता क्या है? तो ज्योग्राफी जो है इंटीग्रेटिव है। इंटीग्रेटिव का मतलब ये है, इसमें फिजिकल और ह्यूमन एस्पेक्ट्स दोनों देखने को मिलेंगे। तो पहली चीज। दूसरा क्या है, एम्पेरिकल है। एम्पेरिकल का मतलब क्या हो जाएगा, ये ऑब्जर्वेशंस और फैक्ट्स पे बेस्ड होती है ज्योग्राफी। ये नहीं कि कुछ भी बोल दिया गया ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी हमेशा ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होगी और फैक्ट्स पे बेस्ड होगी। प्रैक्टिकल होती है, मतलब रियल लाइफ से रिलेटेड होती है, यूजफुल होती है रियल लाइफ में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो ज्योग्राफी के बारे में आपको पता होने चाहिए। अर्थ हैज टू मेजर कंपोनेंट्स। तो अर्थ के मेजर दो कंपोनेंट होते हैं। पहला जो है वो नेचर है, और नेचर को फिजिकल इन्वायरमेंट भी कह सकते हैं, और दूसरा जो है ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स हैं। तो ये दो मेजर कंपोनेंट्स हैं अर्थ के। अब बात करते हैं फिजिकल ज्योग्राफी वर्सेस ह्यूमन ज्योग्राफी, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो फिजिकल ज्योग्राफी में अगर आप देखेंगे तो जो नेचुरल इन्वायरमेंट होते हैं उसको हम लोग पढ़ते हैं, और ह्यूमन ज्योग्राफी में जो ह्यूमन एक्टिविटीज होती हैं उसको मेनली पढ़ाया जाता है या पढ़ा जाता है। फिजिकल ज्योग्राफी में हम लोग क्या देखते हैं, जैसे लैंडफॉर्म्स देखेंगे, क्लाइमेट देखेंगे, सॉइल देखेंगे, वेजिटेशन देखेंगे। तो ये सब फिजिकल चीजें हैं, फिजिकल ज्योग्राफी में ये सब चीजें पढ़ते हैं। और ह्यूमन ज्योग्राफी में पॉपुलेशन के बारे में पढ़ा जाता है, सेटलमेंट्स पढ़े जाते हैं, कैसे कैसे होते हैं, ट्रांसपोर्ट, कल्चर, ये सारी चीजें किसमें आती हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी में आती हैं। फिजिकल ज्योग्राफी जो है मेनली नेचुरल प्रोसेसेस से रिलेटेड होती है। इसका फोकस जो होगा नेचुरल प्रोसेस पे होगा, लेकिन यहाँ पर जो फोकस होगा वो ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरेक्शन पे होगा। ठीक है, ह्यूमन ज्योग्राफी में एग्जाम्पल देखा जाए तो जैसे माउंटेन हो गए, रिवर्स हो गई, क्लाइमेट हो गए, तो ये सारी चीजें हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। लेकिन सिटीज हो गए, रोड्स हो गए, इंडस्ट्रीज हो गई, फार्म्स हो गए, तो ये सब किसमें पढ़ते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी डिफाइंड, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो अलग अलग लोगों ने बताई, अलग अलग रिसर्चर्स ने बताई है, स्कॉलर्स ने बताई है, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे फ्रेडरिक रेडजल ने क्या कहा है, ह्यूमन ज्योग्राफी सिंथेटिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटीज एंड अर्थ सरफेस। इन्होंने रेडजल ने क्या कहा, रेडजल ने कहा है कि जो ह्यूमन ज्योग्राफी होती है ये एक सिंथेटिक स्टडी होती है जिससे रिलेशनशिप हम लोग को पता चलता है ह्यूमन सोसाइटी और अर्थ सरफेस के बीच में। ठीक है, इसमें इन्होंने मेनली सिंथेसाइज या सिंथेटिक स्टडी या सिंथेसिस पे फोकस किया है, बात याद रखिएगा। एलएनसी सैंपल में देखें इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा है ह्यूमन ज्योग्राफी इज स्टडी ऑफ चेंजिंग रिलेशनशिप। तो देखिए यहाँ पर बात हो रही है चेंजिंग रिलेशनशिप, मतलब डायनेमिक बात कर रहे हैं, बिटवीन अनरेस्टिंग मैन एंड अनस्टेबल अर्थ। तो अनरेस्टिंग मैन और अनस्टेबल अर्थ के बीच में जो डायनेमिक रिलेशनशिप है, जो चेंजिंग रिलेशनशिप है, उसको ह्यूमन ज्योग्राफी इन्होंने कहा है। पॉल विडाल डेला ब्लांच इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडीज रिलेशन बिटवीन लिविंग बींग्स एंड दी अर्थ। ठीक है, तो इन्होंने मेनली इंटर रिलेशनशिप की बात करी है, तो ये तीनों की बातें आपको पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी का नेचर कैसा है? ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडीज तो क्या क्या इसमें हम लोग पढ़ते हैं, तो इंटर रिलेशनशिप पढ़ते हैं फिजिकल इन्वायरमेंट और ह्यूमन सोसाइटी के बीच में। तो फिजिकल इन्वायरमेंट जो है, हमारे आसपास जो इन्वायरमेंट है उसके, और ह्यूमन सोसाइटी जो एग्जिस्ट करती है, उन दोनों के बीच में इंटर रिलेशनशिप पढ़ा जाता है। ह्यूमन क्रिएटेड कल्चरल इन्वायरमेंट, अब ह्यूमन बींग्स ने जो अपने आसपास कल्चर क्रिएट किया है, कल्चर इन्वायरमेंट क्रिएट किया है, वो हम लोग ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। म्यूचुअल इंटरेक्शन देखेंगे ह्यूमन और नेचर के बीच में किस तरीके से होता है। अब बात करते हैं एलिमेंट्स, देख लेते हैं फिजिकल इन्वायरमेंट के एलिमेंट्स क्या क्या है। तो लैंडफॉर्म हो गया, क्लाइमेट हो गया, सॉइल हो गई, वाटर हो गया, नेचुरल वेजिटेशन हो गया, फ्लोरा फौना मतलब प्लांट्स और एनिमल्स हो गए। तो ये सारी चीजें जो आती हैं किस में आती हैं, फिजिकल इन्वायरमेंट के एलिमेंट्स में आती है। ह्यूमन मेड फैक्टर्स क्या है, जो ह्यूमन बींग्स ने बनाए, जैसे हाउसेज आप देखेंगे, विलेजेस देखेंगे, सिटीज देखेंगे, रोड्स देखेंगे, रेलवेज, इंडस्ट्रीज, पोर्ट्स, फार्म्स, ये सब के सब क्या है, ह्यूमन मेड फीचर्स हैं। तो इनको भी हम लोग को देखना है।
ह्यूमन मॉडिफाई नेचर, तो ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, नेचर को मॉडिफाई करते हैं, और नेचर जो होता है ये भी क्या करता है, ह्यूमन बींग्स को या ह्यूमन की जो भी चीजें हैं उसको मॉडिफाई करता है। ह्यूमन ज्योग्राफी एंड टेक्नोलॉजी, अब ह्यूमन ज्योग्राफी और टेक्नोलॉजी में देख लेते हैं क्या चीज बताई गई है। टेक्नोलॉजी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरेक्शन, तो जो ह्यूमन और एनवायरमेंट के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो देखने को मिलता है वो क्या है, टेक्नोलॉजी। ठीक। अब रोल क्या है टेक्नोलॉजी का, तो हेल्प्स ह्यूमन अंडरस्टैंड नेचर, तो पहली चीज तो ये है कि टेक्नोलॉजी हम लोग को हेल्प करती है कि नेचर को हम समझ सकें। दूसरा क्या है, इन्वायरमेंटल कॉन्स्ट्रेंट्स जो है उनको कम करने में हेल्प करती है, मतलब इन्वायरमेंटल कॉन्स्ट्रेंट्स हो गए, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हो गए, उनको कम करने में भी टेक्नोलॉजी हेल्प करती है। लाइफ स्टाइल इंप्रूव करती है, प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करने में भी टेक्नोलॉजी हेल्प करती है। जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन देख लिया जाए तो ग्रीन रेवोल्यूशन ने क्या किया, प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव किया। ठीक है, तो लाइफ स्टाइल इंप्रूवमेंट हो गया, प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट हो गया, उसमें टेक्नोलॉजी हेल्प करती है। एग्जाम्पल, डिस्कवरी ऑफ फायर थ्रू अंडरस्टैंडिंग फ्रिक्शन, तो देखिए इंसान ने फ्रिक्शन के बारे में सीखा, और जब फ्रिक्शन के बारे में सीखा तो उसको फायर का डिस्कवरी कर पाया। एरोडायनेमिक्स की वजह से एयरक्राफ्ट का डेवलपमेंट हो पाया, तो ये टेक्नोलॉजी ही है। जेनेटिक्स के बारे में पता चला तो उससे बहुत सारी इंपॉर्टेंट डिजीजेस थी, खतरनाक डिजीज थी, जिसका क्योर लाया गया। अब आते हैं नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस, अब नेचुरलाइजेशन का मतलब क्या होता है ह्यूमंस में, उसको देख लेते हैं। इन अर्ली स्टेजेस ह्यूमंस वर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन नेचर, देखिए पहले के टाइम में आप देखेंगे, अर्ली मैन के टाइम में देखेंगे, तो अर्ली मैन के टाइम पे क्या हुआ करता था कि ह्यूमन बींग्स जो थे वो पूरी तरीके से डिपेंडेंट किस पे थे, नेचर पे डिपेंडेंट थे। और इसी फिनोमेना को कहते हैं क्या, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म कहते हैं। इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म का मतलब यही होता है कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो पूरी तरीके से किस पे डिपेंडेंट है, नेचर पे डिपेंडेंट है, मतलब खाना है, पीना है, कोई भी चीज है, कपड़ा पहनना है, तो हर चीज किससे चाहिए, नेचर से चाहिए। लेकिन अब आप जानते होंगे, मान लिया कपड़ा ही है तो उसका जरूरी नहीं कि वो नेचर से ही हम लोग को मिले, हो सकता है हम लोग उसको सिंथेटिकली प्रिपेयर कर लें, टेक्नोलॉजी से प्रिपेयर कर लें, तो ये भी हो गया। तो इस फिनोमेना को कहते हैं इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। इसमें होता क्या था, फीचर्स क्या थे इसके, तो नेचर कंट्रोल्ड ह्यूमन लाइफ, तो ह्यूमन लाइफ को कौन कंट्रोल करता था, नेचर कंट्रोल करता था। टेक्नोलॉजी बहुत ही पुरानी होती, टेक्नोलॉजी ना के बराबर थी, ह्यूमन अडॉप्टेड टू नेचुरल कंडीशंस, अब नेचुरल कंडीशंस से ह्यूमन बींग्स ने अपने आप को अडेप्ट कर लिया था। और नेचर को ही क्या किया जाता था, वर्शिप किया जाता था, पूजा करी जाती थी नेचर की। अब जैसे पानी बरसाने के लिए पहले पूजा याचना करी जाती थी, अब क्या क्लाउड सीडिंग कर दी जाती है, क्लाउड सीडिंग कर दी जाती है। ठीक है, तो ये आज की चीजें हैं, लेकिन पहले क्या है, पहले पूजा करी जाती थी, यज्ञ करे जाते थे, जिससे बादल बरसे, मतलब पानी बरसे, तो ऐसा अब तो होता नहीं है। एग्जाम्पल, बेंडा की बात यहाँ पर करी गई है, प्रिमिटिव ट्राइबल सोसाइटी है। ठीक है, तो एक ट्राइबल पर्सन है बेंडा, उसके बारे में बात करी गई है जो फॉरेस्ट में रहती है। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो प्रैक्टिसेस, उस फॉरेस्ट में क्या प्रैक्टिस होती है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, शिफ्टिंग आपको कल्टीवेशन के बारे में पता होना चाहिए, इसको स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन भी कहते हैं। मतलब जो फार्मर्स होते हैं, जो ट्राइबल्स होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, और जहाँ जाते हैं वहाँ पूरी पेड़ वेड़ काट देते हैं। ठीक है, और जब पेड़ काटते हैं तो उसको जला भी दिया जाता है, फिर थोड़े दिनों बाद वहाँ पे एक मैदान टाइप का बन जाता है, फिर उस पे खेती करी जाती है। ठीक है, फिर इसी तरीके से वो धीरे धीरे करके, इसी को ही मतलब क्या कहते हैं, स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन कहा जाता है। डिपेंड्स ऑन फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, तो केवल फॉरेस्ट प्रोडक्ट पे ही डिपेंड करते हैं। इसके बाद फॉरेस्ट में जो स्पिरिट्स हैं, जो मतलब कह सकते हैं जो नेचर स्पिरिट्स होती हैं, उनको भी वर्शिप करते हैं। ठीक है, लिव्स इन हार्मनी विद नेचर, तो हार्मनी के साथ रहते हैं नेचर के साथ में, मतलब नेचर को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। ठीक है, तो नेचर के साथ अच्छी इनकी बॉन्डिंग रहती है, ऐसे समझा जा सकता है इसको। की पॉइंट्स क्या है, तो प्रिमिटिव सोसाइटीज कंसीडर्ड नेचर एज मदर नेचर, तो हमारी जो प्रिमिटिव सोसाइटी थी वो हमसे ज्यादा समझदार थी, वो नेचर को क्या समझ के चलती थी, मदर नेचर मानती थी। और आज हमने नेचर को क्या बना दिया है, इतना पॉल्यूट कर दिया है कि उसमें रहना ही मुश्किल हो गया है। तो अब आप समझ सकते हैं कि प्रिमिटिव सोसाइटी ज्यादा दिमागी थी कि आज की सोसाइटी ज्यादा दिमागी है। ये थोड़ी सी बात है जो आपको थोड़ी सी गहन चिंतन करना चाहिए, जिससे आगे बढ़ते हैं। ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर का मतलब क्या है, अभी देखिए, अभी हम लोग ने केवल नेचर के बारे में पढ़ा और ये देखा कि पूरा पूरा जो हमारा ह्यूमन बींग्स था वो नेचर पे डिपेंडेंट था। अब क्या है, अब ह्यूमन बींग्स जो है वो टेक्नोलॉजी को डेवलप करेंगे, और वो क्या करने लग जाएंगे, नेचर को मॉडिफाई करने लग जाएंगे। अब टेक्नोलॉजी डेवलप होगी, जैसे मान लीजिए कार डेवलप हुई, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेगी, और ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगी, हमारे एटमॉस्फेयर में जाएगी, जिससे क्या हो जाएगा, ग्लोबल
वार्मिंग हो जाएगी। और ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी तो उससे क्या होगा, सारा का सारा जो नेचुरल एनवायरनमेंट था सब चेंज हो जाएगा। इसी को कहते हैं क्या, इसी को कहते हैं पॉसिबिलिज्म। ठीक है, तो बड़ी खतरनाक चीज है पॉसिबिलिज्म। इसमें मेनली क्या है कि ह्यूमन बींग्स ने टेक्नोलॉजी डेवलप करी, और वो टेक्नोलॉजी क्या कर रही है, नेचर को मॉडिफाई कर रही है, चेंज कर रही है। ठीक है, तो इसी आइडिया को पॉसिबिलिज्म कहा जाता है। नेचर प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज, तो देखिए नेचर जो है अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, और ह्यूमन बींग उसको यूज करते हैं किससे, टेक्नोलॉजी से। तो ये है हमारा पॉसिबिलिज्म। फीचर्स क्या है, ह्यूमन क्रिएट पॉसिबिलिटीज, तो ह्यूमन बींग्स पॉसिबिलिटीज क्रिएट करते हैं। नेचर कैन बी मॉडिफाइड, नेचर को मॉडिफाई किया जा सकता है। डेवलपमेंट बिकम्स पॉसिबल, और डेवलपमेंट पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, ये अच्छी चीज है, ऐसा नहीं कि खराब चीज केवल इसमें देखें, लेकिन अब जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो रही है, क्योंकि हम लोग ने पूरी तरीके से नेचर को पल्यूट कर दिया है। तो केवल इसको पॉजिटिव सेंस में भी फिलहाल देखिएगा, अभी आपको नेगेटिव सेंस में जाने की जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा। कल्चरल लैंडस्केप देखते हैं, कल्चरल लैंडस्केप क्या होता है, तो ह्यूमन एक्टिविटीज क्रिएटेड कल्चरल लैंडस्केप सच एज, देखिए ह्यूमन बींग्स ने कुछ लैंडस्केप क्रिएट किए जिसको कल्चरल लैंडस्केप कहते हैं, जैसे सिटीज क्रिएट हुई, फार्म्स क्रिएट हुए, पोर्ट क्रिएट हुए, हाईवे हो गया, रिजॉर्ट हो गए, सैटेलाइट्स हो गए, तो ये सब क्या है, कल्चरल लैंडस्केप है। और ये सब किसने बनाए हैं, ह्यूमन बींग्स ने बनाए हैं, दे आर द ह्यूमन इम्प्रिंट्स ऑन द अर्थ। तो मतलब डायरेक्टली ह्यूमन बींग्स नहीं केवल बनाए हैं, तो इसलिए इसको क्या कहा गया, ह्यूमन इम्प्रिंट्स कहा गया है अर्थ पे। एग्जाम्पल दिया गया है, करी ऑफ ट्रोंदिम। तो यहाँ पे करी के बारे में बात हो रही है, जो कहाँ रहती है, नॉर्वे में रहती है, उसी की एक जगह है ये। फीचर्स ऑफ ह्यूमनाइजेशन, यहाँ पे क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं, तो आर्ट नॉर्वे में आपको पता होगा बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो वहाँ पे आर्टिफिशियल हीटिंग करी जाती है। ग्लास के डोम्स बनाए जाते हैं जिससे बहुत ज़्यादा ठंड अंदर ना जा सके। एयर ट्रांसपोर्ट वहाँ पे डेवलप है। इम्पोर्टेड फ्रूट्स वहाँ से आते हैं, वहाँ कोई रह नहीं सकता, खाने आने की चीज़ें नहीं उगती हैं तो इम्पोर्ट किया जाता है। इंटरनेट कम्युनिकेशन वहाँ पर अवेलेबल है। तो इससे क्या देखने को मिला, टेक्नोलॉजी ने ह्यूमन बींग्स को अलाउ किया कि वो हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन में भी रह सकता है, जीवन यापन कर सकता है। अब इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसको कहते हैं नियो डिटर्मिनिज्म। इसका मतलब है स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, ग्रिफिथ टेलर ने दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा आता है कि नियो डिटर्मिनिज्म के बारे में किसने बनाया बताया था, तो ये ग्रिफिथ टेलर ने बताया था। ये एक मिडिल पाथ है जो क्या बताता है, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म और पॉसिबिलिज्म के बीच का रास्ता है। मतलब मिड पाथ है, जैसे बुद्धिज्म में आप देखेंगे तो मिडिल पाथ के बारे में बात होती है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर भी मिड पाथ के बारे में बात बताई गई है, ना ही बहुत ज्यादा इन्वायरमेंट को सेव करना है, और ना ही बहुत ज्यादा इन्वायरमेंट का दोहन करना है। तो मतलब मिडिल पाथ पे चलना है, यही बताया गया है नियो डिटर्मिनिज्म में। ठीक है, मेन आइडिया क्या है, मतलब डेवलपमेंट भी करना है, लेकिन कुछ इस तरीके से डेवलपमेंट करना है कि हमारा एनवायरनमेंट भी बचा रहे। ह्यूमन कैन मॉडिफाई नेचर, तो मतलब मॉडिफाई तो कर सकते हैं नेचर को, लेकिन किस में रहना है, लिमिट्स में रहना है। इसी को कहते हैं क्या, नियो डिटर्मिनिज्म कहा जाता है। ट्रैफिक सिग्नल एग्जांपल, जैसे रेड है तो रेड का मतलब स्टॉप होता है, एम्बर है, एम्बर का मतलब गेट रेडी होता है, और ग्रीन का मतलब क्या होता है, गो होता है। ठीक है, तो नेचर ऑल्सो गिव्स लिमिट टू ह्यूमन एक्टिविटीज, तो ये नेचर भी टाइम टाइम पे ह्यूमन एक्टिविटीज को लिमिट करने की कोशिश करता है, डायरेक्शंस देता है, तो वो रुक जाना चाहिए। ठीक है, नहीं तो फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आगे चल के हो जाती है। इंपॉर्टेंस क्या है, अनकंट्रोल डेवलपमेंट। देखिए यहाँ पर हमने देखा पॉसिबिलिज्म के केस में कि वहां पर अनकंट्रोल डेवलपमेंट हो रहा था, हम लोग बहुत तेजी से नेचर को चेंज कर रहे थे। तो उससे होगा क्या, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी, ग्रीन हाउस इफेक्ट आ जाएगा, ओजोन डिप्लीशन हो जाएगा, ग्लेशियर मेल्ट हो जाएंगे। अब आपको पता है ग्लेशियर अगर मेल्ट हो जाएंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएंगी, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जो आइलैंड कंट्रीज हैं, वो सबके सब डूब जाएंगे। जो कोस्टल एरियाज हैं बड़े बड़े कंट्रीज के, वो भी डूब जाएंगे, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो ये अगर अनकंट्रोल्ड डेवलपमेंट होता है तो ये सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। इसीलिए नियो डिटर्मिनिज्म क्या प्रमोट करता है, तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करता है। डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, अब ह्यूमन ज्योग्राफी किस तरीके से डेवलप हुई, तो अर्ली कॉलोनियल पीरियड की बात अगर करी जाए तो वहां पर अप्रोच क्या था, एक्सप्लोरेशन का और डिस्क्रिप्शन का। तो नए नए एरियाज वहां पर डेवलप हुए। लेटर कॉलोनियल पीरियड में हम लोग ने रीजनल एनालिसिस देखी, और उससे अलग अलग रीजन्स के बारे में हम लोग स्टडी कर पाए। 1930s के बारे में अगर देखा जाए तो इसमें हम लोग एरियल डिफ्रेंसिएशन के बारे में बात करी, तो यूनिकनेस देख पाए, रीजन्स में क्या क्या चीज़ें यूनिक हैं उसको समझ पाए।
1950s से 1960s में हम लोग अगर देखेंगे तो स्पेशल ऑर्गेनाइजेशंस डेवलपमेंट हुआ, तो क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन आया। 1970s में अगर देखेंगे तो ह्यूमनिस्टिक रेडिकल बिहेवियरल स्कूल्स आए, जिससे हम लोग सोशल रियलिटी को समझ पाए। 1990s जो है वो पोस्ट मॉडर्निज्म है, इसमें हम लोग मेनली लोकल कंटेक्स्ट को के इम्पोर्टेंस को समझते हैं। इस पे बहुत ज़्यादा आप पे नहीं पूछा जाएगा क्वेश्चन, अब ये मेन है। जैसे स्कूल ऑफ थॉट्स इन ह्यूमन ज्योग्राफी में कुछ आपको स्कूल ऑफ थॉट्स मिलेंगे। जैसे पहला स्कूल ऑफ थॉट्स क्या है? पहला स्कूल ऑफ थॉट है वेलफेयर या ह्यूमनिस्टिक स्कूल। ठीक है, तो ये किस पे बात करेगा? तो ये फोकस करेगा हाउसिंग पे, हेल्थ पे, मेनली वेलफेयर, ह्यूमन बींग्स के वेलफेयर पे बात करेगा। अब वेलफेयर में क्या क्या चाहिए? अब घर चाहिए सभी को, हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, एजुकेशन प्रॉपर मिलनी चाहिए, ह्यूमन वेलफेयर होना चाहिए। तो ये क्या है? ये एक तरीके का स्कूल ऑफ थॉट है ह्यूमन ज्योग्राफी में। दूसरा दिया गया है रेडिकल स्कूल। अब ये रेडिकल स्कूल में क्या बताया जाता है? तो ये मेनली मार्क्सिस्ट थ्योरी पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है? मार्क्सिस्ट थ्योरी पे बेस्ड है। और ये किस चीज को खत्म करने की बात करता है? पॉवर्टी खत्म करने की बात करेगा, इनइक्वालिटी को खत्म करने की बात करेगा, कैपिटलिज्म को खत्म करने की बात करेगा। कैपिटलिज्म का मतलब ये होता है पूंजीवाद, मतलब सारा का सारा जो पैसा है वो किसके पास है? एक पर्सन के पास है। जैसे मान लीजिए 100 रुपए हैं पूरे वर्ल्ड में, तो 100 रुपए में से हो सकता है 90 रुपए एक पर्सन लिए बैठा है, और बाकी 10 रुपए जो हैं वो कितने लोगों में बटे हुए हैं? 100 लोगों में बटे हुए हैं। ऐसे समझ लीजिए कि मतलब कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो गया है, तो उसी को कैपिटलिज्म में ला सकते हैं। तो इसको खत्म करने की बात रेडिकल स्कूल करता है, जिस जो सपोर्ट किया है किसने? मार्क्स की थ्योरीज ने सपोर्ट किया है जिसको। बिहेवियरल स्कूल क्या होता है? तो ये मेनली फोकस करता है ह्यूमन परसेप्शन पे, फोकस करेगा, लिव्ड एक्सपीरियंसेस पे फोकस करता है, रेस, एथनिसिटी और रिलीजन पे फोकस करता है। तो ये बिहेवियरल स्कूल है। फील्ड्स एंड सब फील्ड्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। अब कुछ फील्ड्स हैं, कुछ सब फील्ड्स देखेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी की। जैसे पहली फील्ड है सोशल ज्योग्राफी। सोशल ज्योग्राफी का मतलब ये है कि ये सोसाइटी को मतलब बताती है, सोसाइटी के बारे में इसमें पढ़ते हैं, सोशल रिलेशनशिप के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। इसके कुछ सब फील्ड्स है, जैसे बिहेवियरल ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी ऑफ लेजर है, जेंडर ज्योग्राफी है, मेडिकल ज्योग्राफी है। तो ये सारी चीजें इसके सब फील्ड्स हैं। अर्बन ज्योग्राफी में अगर देखा जाए तो अर्बन ज्योग्राफी में क्या क्या चीजें पढ़ते हैं? तो सिटीज के बारे में पढ़ते हैं, अर्बन प्लानिंग पढ़ते हैं, अर्बन प्रॉब्लम्स भी हम लोग पढ़ते हैं। नाम से पता चल रहा है अर्बन ज्योग्राफी मतलब शहरों की ज्योग्राफी, तो उसमें सिटीज के बारे में पढ़ेंगे। अर्बन ज्योग्राफी प्लानिंग देखेंगे किस तरीके से होती है, और अर्बन एरियाज में प्रॉब्लम्स क्या क्या है वो देखते हैं। पॉलिटिकल ज्योग्राफी में हम लोग मेनली बाउंड्रीज बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इलेक्शंस देखते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम्स देखते हैं। तो ये सब किस में आएगा? पॉलिटिकल ज्योग्राफी में आ जाएगा। इसके सब फील्ड्स हैं, जैसे इलेक्टोरल ज्योग्राफी है, मिलिट्री ज्योग्राफी है। इसमें बहुत ज़्यादा आपको डीप में नहीं जाना है अभी। पॉपुलेशन ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मेनली पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं, पॉपुलेशन की डेंसिटी पढ़ते हैं कि कहाँ पे ज़्यादा डेंस पॉपुलेटेड एरिया है, कौन सा कम डेंस पॉपुलेटेड एरिया है। इसके बाद माइग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ है, वो हम लोग भी पढ़ेंगे इसमें। सेटलमेंट ज्योग्राफी में हम लोग दो तरीके के सेटलमेंट देखेंगे कि गाँव में किस तरीके से सेटलमेंट होता है, और अर्बन एरियाज में किस तरीके से सेटलमेंट होता है। इकोनॉमिक ज्योग्राफी में बहुत सारे इसके सब फील्ड्स देखेंगे, जैसे ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्सेज देखेंगे, ज्योग्राफी ऑफ एग्रीकल्चर देखेंगे, ज्योग्राफी ऑफ इंडस्ट्रीज मतलब इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे, टूरिज्म के बारे में पढ़ेंगे, इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में पढ़ेंगे। ये सब आगे आने वाले चैप्टर्स में हम लोग पढ़ेंगे ये करके। रिलेशनशिप विद अदर सोशल साइंसेस, तो अदर सोशल साइंसेस के साथ जो रिलेशनशिप है उसको देख लेते हैं। तो जैसे सोशल ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसको सोशियोलॉजी कहा जाएगा, बिहेवियरल ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो उसको साइकोलॉजी कहते हैं, कल्चरल ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो इसको एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं, पॉलिटिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे कहाँ पर है? पॉलिटिकल साइंस में। पॉलिटिकल पॉपुलेशन ज्योग्राफी, अगर पॉपुलेशन ज्योग्राफी की बात करते हैं तो उसको डेमोग्राफी कहते हैं। इकोनॉमिक ज्योग्राफी की बात करेंगे तो उसको इकोनॉमिक्स कहेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे नोमोथेटिक है, इसका मतलब क्या होता है? लॉ मेकिंग और थ्योरेटिकल अप्रोच। तो लॉ मेकिंग या थ्योरेटिकल अप्रोच को बोलते हैं नोमोथेटिक। इडियोग्राफिक का मतलब क्या होता है? किसी चीज का डिस्क्रिप्टिव अप्रोच जो है वो इडियोग्राफिक कहलाता है। इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म हमने देखा, जब नेचर पूरे ह्यूमन बींग्स को पूरी तरीके से कंट्रोल करता है तो उसको इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म कहते हैं। पॉसिबिलिज्म क्या होता है? ह्यूमन मॉडिफाई नेचर यूजिंग टेक्नोलॉजी। तो ह्यूमन जब टेक्नोलॉजी से नेचर को मॉडिफाई करता है तो उसको क्या कहते हैं? पॉसिबिलिज्म कहते हैं। नियो डिटर्मिनिज्म अभी अभी हम लोग ने देखा भी था, ये बैलेंस्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करता है। चलिए अभी हमने बताया था, आपको बताएगा ये जो कंसेप्ट है नियो डिटर्मिनिज्म का वो किसने दिया था? कमेंट में बताइए कि ये नियो डिटर्मिनिज्म का कॉन्सेप्ट किसने दिया था।
कल्चरल लैंडस्केप की बात अगर करें तो ह्यूमन मेड फीचर्स ऑन द अर्थ, उसको कल्चरल लैंडस्केप कहेंगे। ठीक है। अब ये हमारा आखिरी पॉइंट है, कुछ इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के पॉइंट्स देख लेते हैं। टेक्नोलॉजी इज द की फैक्टर इन ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन, बिल्कुल सही बात है। ह्यूमन ज्योग्राफी इज इंटरडिसिप्लिनरी, बिल्कुल ठीक है। नेचर एंड ह्यूमंस आर इंसेपरेबल, दोनों इंसेपरेबल होते हैं, अलग अलग नहीं देखा जा सकता, दोनों एक ही में देखे जा सकते हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी मतलब नेचर ह्यूमन को चेंज करेगा, ह्यूमन नेचर को एक तरीके से इफेक्ट करेगा। ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडीज स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन फिनोमेना। नियो डिटर्मिनिज्म सपोर्ट्स बैलेंस डेवलपमेंट या सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो आई होप ये पूरा चैप्टर आसानी से समझ में आ गया होगा। अब एक एक करके हम लोग और भी चैप्टर्स के नोट्स हैं जो बनाए हैं, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।